हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है फिजिक्स से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज 6वां नंबर का पार्ट है और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है पर्दे पर। पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं अब। पहला प्रश्न है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न एक बार फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको कि कहता है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वस्तु के केवल निचले भाग ही छवि प्राप्त होगी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है उसको देखिए, कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी कहता है वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें से राइट आंसर क्या है। अगर हम राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट है। देखिए फ्रेंड्स, क्या आप अब इस पर बात करते हैं। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता जो है कम होगी। अब उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस फ्रेंड जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनाता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी लेकिन छवि की तीव्रता कम हो जाएगी। उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर जो है आने वाली सभी प्रकाश किरणों को अपने फोकस पर एकत्रित कर देता है, अर्थात फोकस पर जो है अभिसारित करता है। यह फ्रेंड्स अभिसारी लेंस भी कहलाता है उत्तल लेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, समुद्र के जल का रंग नीला होने का क्या कारण है। अब समुद्र के जल का नीला रंग होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि समुद्र जल में उपस्थित अशुद्धि द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी कहता है पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी कहता है पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए फ्रेंड्स, समुद्र के जल का नीला रंग होने का क्या कारण है। अब जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पानी द्वारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र के जल का रंग जो है नीला होता है। अब फ्रेंड्स कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन तथा अवशोषण के कारण जो है महासागर के पानी का रंग जो फ्रेंड्स नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र से टकराता है तो कुछ प्रकाश सीधे परावर्तित होता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका अधिकांश भाग जो है समुद्र की सतह में प्रवेश करता है। तत्पश्चात जो होता है समुद्र द्वारा लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग का जो फ्रेंड्स अवशोषण हो जाता है और नीले रंग जो है फ्रेंड्स प्रकीर्णित होता है। अगर बात करें तो अंततः यह होता है कि समुद्र जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र के जल का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। अब देखिए फ्रेंड्स, वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। अब देखिए फ्रेंड्स, कितनी दूरी होनी चाहिए। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 17.2 मीटर जो है इसका राइट आंसर है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि के लिए जो है ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो होती है 17.2 मीटर होती है। और ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण जो है फ्रेंड्स ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग जो फ्रेंड्स 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, याद रखने वाला नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। अब देखिए फ्रेंड्स, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी जस्ता। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जस्ता जो फ्रेंड्स राइट आंसर है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है, जस्ता। अब शुष्क सेल एक प्रकार का जो फ्रेंड्स विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चलने वाले जो फ्रेंड्स पोर्टेबल विद्युत युक्तियों में जो फ्रेंड्स प्रयुक्त होता है।
अगर बात करें तो इसमें जो फ्रेंड्स इसमें जो है किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है और जिसके कारण जो है इसे शुष्क सेल कहते हैं। और शुष्क सेल में जो फ्रेंड्स प्रयुक्त जो जस्ता होता है कैथोड का कार्य करता है और इसमें जस्ते से बने एक पात्र में जो फ्रेंड्स NH4Cl या ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाला जाता है और यह कार्बन की छड़ जो फ्रेंड्स एनोड का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पूरा डिस्कस कर लिया हम पे इस क्वेश्चन का। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब क्या कहता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। अब जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन नंबर सी गलनांक, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिक ताप। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वथनांक, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी जो फ्रेंड्स क्वथनांक कहते हैं। अब वाष्प दाब जो फ्रेंड्स एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। स्थिर ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित क्वथन कहलाता है। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स स्थिर ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो फ्रेंड्स क्वथन कहलाता है तथा जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का भाप में परिवर्तन, आए समझ में, तो ये क्वथनांक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जल विद्युत संयंत्र में ऑप्शन ए संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है, संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है जल में विद्युत निष्कर्षण की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है हमें वो बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए उसको क्या कहता है, जल विद्युत संयंत्र में जो फ्रेंड्स संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल ग्रहों की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, आपको वो बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी ग्रह की सतह पर जो फ्रेंड्स जी बराबर Gm/r², अथवा स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो फ्रेंड्स ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या एवं घनत्व पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मान जो फ्रेंड्स वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या एवं घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का मापक यंत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको चार ऑप्शन रखे हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है। ऑप्शन ए धारामापी, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर। तो विभवांतर का मापक यंत्र हमको बताना है फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स वोल्टमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। विभवांतर का मापक यंत्र। तो विभवांतर का मापन जो फ्रेंड्स वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है, और धारामापी द्वारा फ्रेंड्स धारा की दिशा का मापन, और अमीटर द्वारा फ्रेंड्स धारा का मापन, तथा ओम मीटर द्वारा फ्रेंड्स होता है प्रतिरोध का मापन किया जाता है। चारों पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। आइए समझो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ऑप्शन नंबर ए कहता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी कहता है किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर डी कहता है किसी वैद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। तो आपको चार ऑप्शन देके फ्रेंड्स चारों ऑप्शन हमने पढ़े, तो कौन सा हमें राइट आंसर है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करना जो फ्रेंड्स
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो फ्रेंड्स कुंडली तथा चुंबक के बीच जो है आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो फ्रेंड्स प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तोप से एक गोला हवा में छोड़ा जाता है। क्या कह रहा है? एक तोप से एक गोला हवा में छोड़ा जाता है, तब वह गोला बीच में ही हवा में फट जाता है। इसके लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि संवेग बढ़ जाएगा या संवेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है संवेग घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक तोप से एक गोला जब हवा में छोड़ा जाता है, तब फ्रेंड्स वह गोला बीच में ही हवा में फट जाता है। इसके लिए सही विकल्प चुनिए कह रहा है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोले का हवा में फट जाने के कारण जो होता है, गोले की रासायनिक ऊर्जा फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे गोले की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए ऑप्शन नंबर सी कहता है, हरे रंग के लिए ऑप्शन नंबर डी कहता है, नीले रंग के लिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किसके लिए होता है? आप देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमें बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। लाल रंग के लिए फ्रेंड्स जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए फ्रेंड्स होता है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग के लिए फ्रेंड्स प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होती है। और बैगनी रंग के लिए फ्रेंड्स प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऐसा जो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या न्यूट्रॉनों द्वारा। तो आपको बताना है कि किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किसके द्वारा होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो फ्रेंड्स किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब किसी चालक तार में जो फ्रेंड्स वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को फ्रेंड्स होता है विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में फ्रेंड्स टी समय में क्यू आवेश, क्या कर रहा है, टी समय में क्यू आवेश, अगर टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो फ्रेंड्स आई बराबर जो होगा, आई बराबर क्यू टी, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई बराबर क्यू टी जो है हमारा ये हो जाएगा आई बराबर धारा बराबर। तो इसका मात्रक अगर बात करें फ्रेंड्स, मात्रक की बात आती है तो मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ऐसा समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि क्रिस्टली लेंस पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्वच्छ मंडल पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है परितारिका पर, ऑप्शन नंबर डी कहता है पुतली पर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हो इसका आंसर। अब क्या होता है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर जो फ्रेंड्स ये अपवर्तन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब क्या होता है प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो फ्रेंड्स कॉर्निया इनकी स्वच्छ मंडल पर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को फ्रेंड्स कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं और प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन फ्रेंड्स इस स्वच्छ मंडल पर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमें बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले से ही पता है हमको, दिख रहा है नॉर्मल सा क्वेश्चन है वैसे ही दिख रहा है ऑप्शन देखकर। अब देखो फ्रेंड्स, मिट्टी जो है क्योंकि यह एक अपारदर्शी होती है अथवा प्रकाश इसमें से होकर नहीं गुजरता, जबकि जल, कांच या प्लास्टिक आदि को लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सभी फ्रेंड्स पारदर्शी होते हैं। अब ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी जो है पारदर्शी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आ गया, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब आपको ये बताना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, ये हमें बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी 10 सेमी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी 10 सेमी होगी। अब क्या था फ्रेंड्स, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। अथवा अगर बात करें तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है 10 सेमी होगी। ठीक, हमने 10 सेमी बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, किस पर करती है? ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। अब ध्वनि की चाल फ्रेंड्स क्या होता है, v बराबर y अपॉन d, जहां फ्रेंड्स y क्या है, y जो है फ्रेंड्स, अब जो y है वो क्या है, y फ्रेंड्स जो है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक है y। और d जो फ्रेंड्स, अब d की बात करें तो जो d है ये क्या है, घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है d। आया सोचे, तो पदार्थ का घनत्व d है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल फ्रेंड्स मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। तो आया समझे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। अब बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तब विद्युत सुचालक में 2 बिंदु के मध्य उत्पन्न विभवांतर है। क्या कर रहा है, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तब विद्युत सुचालक में 2 बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है? आपको ये बताना है। 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 न्यूटन, 1 ओम। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर अगर बात करें देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल है, कितना 1 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में फ्रेंड्स विद्युत बल के विरुद्ध किया गया है। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया है, क्या जो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों बिंदु के फ्रेंड्स मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। ऐसा समझे, तो ऑप्शन नंबर 1 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसके घर्षण के कारण अवमंदित करता है। अब फ्रेंड्स किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है ये आप जानते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अब क्या करता है, किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। आप देखिए फ्रेंड्स, किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रत्येक वस्तु फ्रेंड्स अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है। अब क्या होता है कि जो प्रत्येक वस्तु है अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में ही बनी रहना चाहती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे फ्रेंड्स जड़त्व का नियम कहते हैं। ऐसा जो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसी पिंड का जड़त्व आप क्या करता है, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर यदि वस्तु ऊपर की ओर आकर तैरने लगती है, तब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिक होता है। कितना होता है, अधिक होता है। किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर यदि वस्तु ऊपर की ओर आकर तैरने लगती है, तब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु के भार से क्या होगा, अधिक होता है। अब फ्रेंड्स इस पर बात लेते हैं, यदि वस्तु पर ऊपर की दिशा में कार्यरत उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार से अधिक होता है, तो फ्रेंड्स वस्तु जल की सतह पर तैरने लगती है। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से हम डुबा देते हैं या डुबाया जाता है, तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाया जाता है। यह बल जो फ्रेंड्स उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहलाता है। और उत्प्लावन बल जो फ्रेंड्स वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर फ्रेंड्स कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। ऐसा जो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा। आप क्या कहता है,
मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विरामावस्था में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, एक समान वेग से गमन कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब इसका राइट आंसर बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित गति में है। क्या है, त्वरित गति में है। अब मेरी गो राउंड झूले की चाल नियत रहती है, लेकिन दिशा परिवर्तित होने के कारण फ्रेंड्स वेग में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात इस गति में त्वरण उत्पन्न होता है और इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। ऐसा जो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान कितना होता है। अब आपको बताना है कि लघुपतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान कितना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अब क्या था कि लघुपतन के समय जो फ्रेंड्स परिपथ में वैद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब विद्युतमयी तार, उदासीन तार या भूमि तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ से बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेंड्स विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। तो ऐसा जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो पूरा इस पर डिस्कस किया हमने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ गया, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 ओम के 4 प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में जो है जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यदि 4 प्रतिरोध माना R1, R2, R3 और R4 हैं, ओके, तो R4 हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध की बात करें फ्रेंड्स तो क्या होगा, 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये जो फ्रेंड्स तुल्य प्रतिरोध होगा। अब हमको क्या दे रखा फ्रेंड्स, अब देखिए R1 बराबर, अब क्या है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, ओके, तो कितना है, 4 दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसका निकालें तुल्य प्रतिरोध तो क्या होगा, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ओके। अब जो फ्रेंड्स करें तो क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बट्टे 4 बराबर 4/4, यानी कि 1 ओम, ऐसा जो है। तो 1 ओम जो होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा फ्रेंड्स, कहां पर 1 ओम, वो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुदैर्घ्य तरंगें संचरित होती हैं, तो बताना फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य तरंगें संचरित होती हैं ठोस में, द्रव में, गैस में, उपरोक्त सभी में। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगें जो फ्रेंड्स ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। वे तरंगें हैं जिन माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं, आपको पता ही है। इन तरंगों में माध्यम के कण जो फ्रेंड्स अपनी स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं, ऐसा जो है, तथा ध्वनि संपीड़न व विरलन के रूप में फ्रेंड्स संचरित होती रहती है, ऐसा जो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी में जो है तो अनुदैर्घ्य तरंगें संचरित होती हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट जो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डॉट डॉट का बना होता है, तो आपको बताना है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ऑप्शन नंबर तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मिश्र धातु। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। ऐसा जो, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट में होता है टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब फ्रेंड्स विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध फ्रेंड्स अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस कारण यह चमकने लगता है। आई फ्रेंड्स पूरा डिटेल बता दिया मैंने आपको, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल में तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कहता है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया, ऑप्शन नंबर न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी केपलर ने। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो किसने किया था, आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है आर्किमिडीज। जल स्थानांतरण का सिद्धांत जो फ्रेंड्स आर्किमिडीज ने दिया,
जिसके अनुसार, अब आर्किमिडीज के अनुसार क्या था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा, तो भार में जो आभासी कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और जो फ्रेंड्स आप देखें, अब ये जो है, अब यहाँ पर ये आर्किमिडीज की बात होगी, तो केपलर की बात करते हैं, थोड़ा केपलर के बारे में जान लेते हैं। तो केपलर ने फ्रेंड्स ग्रहों की गति के नियम दिए, और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा गति के नियम दिए। और अब जॉन डाल्टन की बात आती है, तो जॉन डाल्टन के बारे में बात करते हैं। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी परमाणु सिद्धांत दिए। आज समझ में, तो न्यूटन ने क्या दिए, गति विषय के नियम दिए, गति के नियम दिए। आर्किमिडीज ने जो है इसका सिद्धांत दिया, और जॉन डाल्टन ने फ्रेंड्स पदार्थ की रचना संबंधी परमाणु सिद्धांत दिए। और केपलर ने फ्रेंड्स, केपलर ने क्या दिया, ग्रहों के गति के नियम दिए। आज समझे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। जल स्थानांतरण की सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किनमें से किसने किया था, आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। आज समझ में, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी कीजिए, बढ़िए आगे। ओके फ्रेंड्स।